सोचो यदि आपको आपकी जाति और आपने किसी व्यक्ति को वोट दिया है, इस कारण से आप पर जानलेवा हमला हो जाए और आपके अपराधियों को हाई कोर्ट जो है जमानत पर छोड़ दे, क्या आपके साथ में ये सही होगा? जस्टिस कहलाएगा? नहीं। और आज हम जिस मामले में बात कर रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अग्रिम जमानत देने पर कड़ी फटकार लगाई है। अभी हाल ही में ये जजमेंट आया है। ये क्या पूरा मामला है इसको समझते हैं एक एक करके, और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के हमारे लिए क्या मायने हैं, लास्ट में हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या था। देखिए, नवंबर 2024 में क्या होता है, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत विधानसभा चुनाव होते हैं। उस चुनाव के बाद में 25 नवंबर 2024 को ओसामनाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, वहां पे एक कपिलपुरी गांव है। उस गांव में ये होता है कि चुनावी रंजिश के कारण एक किरण नाम का व्यक्ति होता है, उसने और उसके परिवार ने वोट जो है किसी बाहुबली मसालकार को ना देकर किसी और को वोट दिया था। इस कारण से क्या करते, ग्राम पंचायत का जो व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्ति उसके घर जाते हैं और उसे डराते धमकाते हैं। फिर कुछ देर बाद गांव के ही कुमार जैन और इस प्रकार से कुल मिला के 12-13 लोग उसके घर जाते हैं और उसके घर पर जाकर उस मंगत्यानो उसकी जाति को के नाम कहकर चिल्लाते हैं और उसे अपमानित करते हैं। और उसकी जो चाची और उसकी मम्मी होती है उसको घर से बाहर निकालते हैं और उनके कपड़े फाड़ देते हैं। और इस प्रकार का ये पूरा एक्ट होता है और उसको गालियां देते हैं और पेट्रोल लेकर उसके घर को जलाने के लिए उसको धमकाते हैं। तो इस प्रकार से पूरी घटना होती है। उसके बाद ये जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं एफआईआर लिखाने के लिए थाने जाते हैं और थाने पर जो है उनका मेडिकल कराया जाता है। उसके बाद में एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर जो है भारत न्याय संहिता की धारा 118 जो उपपत्ति स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करने के संबंध में प्रावधान करती है। उपपत्ति करना, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होना, दंगा इत्यादि करना और किसी को डराना धमकाना, महिला को विवस्त्र करने जैसी धाराओं के अंतर्गत जो है मामला पंजीबद्ध किया जाता है। साथ ही साथ इसमें एससी एसटी एक्ट की धाराएं 31O और 31R, 31S, 31W लगाई जाती है। जो 31O है वो किसी एससी एसटी कास्ट के किसी व्यक्ति को चुनाव में मतदान करने या ना करने के संबंध में से रोकने के संबंध में प्रावधान करती है। किसी व्यक्ति को जाति 31R जो है जाति सूचक गालियां देना और इनके संबंध में बात करती है। तो इस प्रकार से भारतीय न्याय संहिता और एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत ये मामला जो है पंजीबद्ध होता है। जब मामला इन धाराओं के अंतर्गत पंजीबद्ध हो जाता है तब एक्यूज्ड जो रहते हैं 10-12 लोग, वो क्या करते हैं, एडिशनल सेशन जज फरांदा के यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन फाइल करते हैं। अब होता ये है कि एडिशनल सेशन जज के यहाँ पे जब ये आवेदन फाइल होता है तो सेशन जज जो है इनकी एफआईआर में जो स्टेटमेंट दिए गए थे उनको देखकर, जो अंतर वस्तु थी एफआईआर की उसको देखकर उनके आवेदन को जो है खारिज कर देता है, क्योंकि उनके अगेंस्ट में एससी एसटी एक्ट का जो मामला है वो बनता है। इस कारण से उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर देता है। अब मामला पहुंचता है बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के पास में। देखिए, यहाँ पे मैं बता दूं कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। जब किसी व्यक्ति को ये आशंका होती है, उसे एप्रीहेंशन होती है कि उसको किसी अजमानती अपराध के उसमें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से जो है जमानत ले सकता है गिरफ्तारी से पहले ही। तो वो आपकी अग्रिम जमानत कहलाती है। तो इस प्रकार से एडिशनल सेशन जज ने अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया था। उसी खारिज के अगेंस्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट की जो औरंगाबाद बेंच है उसको चैलेंज किया जाता है। तो जब इस प्रकार से चैलेंज किया जाता है तो हाईकोर्ट ये देखता है, हाईकोर्ट वहां पे जो भी चतुर्दर्शी साक्षी होते हैं, आई विटनेस होते हैं, उनको बुलाता है और एफआईआर को देखते हुए उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये पाता है कि जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो एक तरीके से फॉल्स है और चुनाव की जो रंजिश है उससे प्रेरित होकर झूठा केस मानते हुए हाईकोर्ट जो है सभी एक्यूज्ड को जमानत दे देता है। तो इस प्रकार जब जमानत दे देता है तो इसी जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया जाता है तो जो अपीलेंट का वकील रहता है वो ये तर्क देता है कि जो एससी एसटी एक्ट की सेक्शन 18 है वो एंटीसिपेटरी बेल पर पूर्ण रूप से रोक लगाती है। और एफआईआर में जबकि जो जाति सूचक गालियां थी और धमकी थी वो प्राइमा फेसी मौजूद थी और वो अपराध बनाती हैं, इसलिए एक्यूज्ड पर्सन है उनको जमानत देना सेक्शन 18 का वायलेशन है। रेस्पोंडेंट है उसके वकील ये कहते हैं कि जो सेक्शन 18 है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी उसमें अग्रिम जमानत दी जा सकती है। अगर प्राइमा फेसी केस नहीं बनता तो कोर्ट को जमानत देने की पावर होती है। ये इस प्रकार से रेस्पोंडेंट लॉयर के आर्ग्यूमेंट्स थे। इसमें क्या है, देखिए महाराष्ट्र स्टेट भी काउंसिल गए थे, उन्होंने भी अग्रिम जमानत का विरोध किया, सेक्शन 18 के अंतर्गत जमानत न देने के संबंध में बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले में ये 3 क्वेश्चन आते हैं मेनली। पहला आता है कि भाई सेक्शन 18 के अंतर्गत क्या ये अग्रिम जमानत पर पूर्ण रोक है, और क्या प्राइमा फेसी एससी एसटी एक्ट का केस बनता है तो कैसे डिसाइड होगा, क्या हाई कोर्ट को जमानत देना सही था इस मामले में। ये सारे क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट की अपन फाइंडिंग देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो चार्जेस लगाए गए थे एफआईआर में उन सभी सेक्शन को डिस्कस किया
और स्पेशली सेक्शन 18 को भी डिस्कस किया एससी एसटी एक्ट के, उसके बाद डिसीजन पर पहुंचता है कि भाई सेक्शन 18 जो है एससी एसटी एक्ट का, एक्सप्रेसली उसकी भाषा जो है वो एंटीसिपेटरी बेल को सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंतर्गत मना करता है। यानी देखिए अग्रिम जमानत के संबंध में जो प्रोविजन किए गए थे बीएनएस सीआरपीसी के अंतर्गत 438 के अंतर्गत किए गए थे सेक्शन, और अब जो है ये बीएनएसएस के 482 के अंतर्गत आ गए हैं। तो इस प्रकार से ये जमानत देना, जो सेक्शन 18 है वो जमानत पर पूर्ण रूप से रोक लगाता है यदि मामला एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत बनता है, जिस पर इस प्रकार के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, एक्यूसेशंस लगाए जाते हैं कि जिसने एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस किया है, तो उसे एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया और आगे ये कहा कि देखिए इस प्रकार कोई मामला प्राइमा फेसी एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत बनता है नहीं बनता है, ये किस प्रकार से डिसाइड होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए कोई भी, इसके लिए सबसे पहली चीज है कि द फर्स्ट इंप्रेशन अपॉन एवरी रीडिंग ऑफ द अवार्डमेंट्स इन द एफआईआर। सबसे पहली चीज कि भाई देखिए प्रथम दृष्टि हमें जो है एफआईआर की जो अंतर वस्तु है मात्र उसको देखना चाहिए, उसी के बेसिस पर यह डिसाइड करना चाहिए कि प्राइमा फेसी मामला बन रहा है या नहीं। जो भी आरोप लगाए गए हैं एफआईआर में उन सब चीजों को देखकर यह डिसाइड करना होता है। और इस प्रकार के मामला नहीं बनता है या बनता है, इस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार से वुड नॉट बी परमिसेबल, यानी कोर्ट को जो साक्ष्य है उसके अंतर्गत नहीं जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर शॉर्ट में कहें तो कि देखिए एफआईआर को देखकर आपको ये देखना है कि प्राइमा फेसी मामला बनता है या नहीं, और इस प्रकार के मामले को डिसाइड करने के लिए किसी भी प्रकार से आपको साक्ष्य नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज कही गई। देन अब क्योंकि देखिए एससी एसटी एक्ट के आरोप लगे थे, तो उसमें क्या है, जो भी जाति सूचक गालियां या जातिवाद संबंधी अपमान करना, जाति का अपमान करना, ये सब चीजें क्या है पब्लिक दृष्टि में होना चाहिए, यानी कि एनी प्लेस विद इन अ पब्लिक व्यू वाले प्लेस में होनी चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है पब्लिक प्लेस और एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू इसको डिफरेंशिएट किया, और एनी प्लेस विद इन अ पब्लिक व्यू के मामले में ये कहा कोई भी बिल्डिंग का बाहरी भाग भी जो है इसके अंतर्गत शामिल हो सकता है। किस प्रकार से, जैसे मान लो इन्होंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी घर का कोई गार्डन है, लॉन है, उसके बाहर का जो भाग है भले ही बाउंड्री उस पर हो रही हो लेकिन वो बाहर से स्पष्ट दिखता है, तो उस प्लेस को क्या है विद इन अ पब्लिक व्यू माना जाएगा। तो इस वर्तमान मामले में भी क्या था, जो इंसिडेंट हुआ था वो पिलारती है उसके घर के बाहर ही हुआ था, और उसके घर के बाहर इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता था, यानी कि वो पब्लिक व्यू में था। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए वर्तमान मामले में एससी एसटी एक्ट का प्राइमा फेसी मामला जो है बनता है। और हम पूरे इस व्यू को देखते हुए इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जो एससी एसटी एक्ट है उसके अंतर्गत मामला जो है बनता है एफआईआर के रीडिंग करने पर। हाईकोर्ट ने अपनी प्रक्रिया में साक्ष्यों की गवाही लेकर और उसके बेसिस पर अपना ये ओपिनियन बनाकर के कोई भी अपराध नहीं बनता है। इस प्रकार से क्या है बहुत बड़ी मिस्टेक की है, और अभियुक्तों को जो है अग्रिम जमानत देकर सेक्शन 18 का वॉयलेशन किया, और इस प्रकार से ये अवैध और अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर काम किया है हाईकोर्ट ने। इसलिए हम जो हाईकोर्ट का जजमेंट है, हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है एंटीसिपेटरी बेल का, उसे लॉ की दृष्टि में, आई ऑफ द लॉ में से वो सस्टेन नहीं करता है, यानी कि उसे लागू नहीं रखा जा सकता है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाईकोर्ट के द्वारा जो अग्रिम जमानत दी गई थी उसे एक इलीगल और जुरिडिक्शन का एरर मानते हुए सेट असाइड कर दिया। अब इस जजमेंट का क्या नाम था, देखिए इस जजमेंट पे जो हम बात कर रहे थे ये जजमेंट था किरण वर्सेस राजकुमार जीवाराव जैन एंड अदर्स। और ये जो जजमेंट दिया गया था 1 सितंबर को जजमेंट दिया गया 3 जजेस की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के और एन बी अंजारिया की पीठ के द्वारा ये जजमेंट दिया गया था। अब इस जजमेंट से हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या चीजें याद रखनी है और क्यों जरूरी है। देखिए इस जजमेंट में सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जो सेक्शन 18 है एससी एसटी एक्ट का वो एब्सोल्यूट है, यानी कि वो पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन प्रदान करता है एंटीसिपेटरी बेल के अगेंस्ट। ठीक है, यानी कि यदि एससी एसटी एक्ट का मामला जो बना उसमें अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। दूसरी चीज हमने ये देखा कि बेल के स्टेज पर प्राइमा फेसी मामला बनता है या नहीं बनता है, इसको देखने के लिए हमें एफआईआर को कंसीडर्ड करना चाहिए, ना कि डेप्थ ऑफ द एविडेंस को, यानी कि साक्ष्य को देखना नहीं चाहिए। दूसरी चीज एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत जो लोक दृष्टि शब्द आता है, पब्लिक व्यू शब्द आता है, उसके अंतर्गत घर के बाहर का लॉन भी लोक दृष्टि में शामिल होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और एक और चीज, इस प्रकार से यदि कोई भी कोर्ट प्राइमा फेसी मामला बनता है या नहीं बनता है, इस चीज को देखने के लिए यदि साक्ष्य लेता है तो वो क्या है इलीगल होता है और अपने जुरिडिक्शन का वायलेशन माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पूरे जजमेंट में हमने इतनी सारी चीजें देखी कि एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 18 में
यदि प्राइमा फेसी मामला बनता है SC/ST एक्ट का, तो अग्रिम जमानत कोर्ट नहीं दे सकता है। ये पूर्ण प्रतिबंध है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा जजमेंट समझ आया होगा कि क्या है, और आपका कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे आगे आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस क्रिएट कर सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।